ओके, हाय एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन पे ही। एक और सवाल तुम्हारे सामने हम बुलियन एक्सप्रेशन का रख रहे हैं। अभी हम लोग कुछ बेसिक्स पे ही पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे से आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अब मान लो ये तुम्हारा कुछ दिया हुआ है a प्लस बी सी का होल बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बी सी। इसको तुमको सॉल्व करना है। खुद से तुम लोग कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो चलो मैं इसको कर देती हूँ, बाकी रिमेनिंग को सवाल लेकर के खुद से बनाना। इसको फिलहाल करने, इसको क्या कह रहा है कि इसको तुम क्या करो, सिंप्लीफाई करो। फिर विजिबल नहीं है, नहीं ऊपर हो गया थोड़ा, इसको थोड़ा और नीचे लिख देती हूँ मैं। ये क्या है ना कि तुमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो देखो हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्या है बताओ। हमारे पास क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बुलियंस अलजेब्रा का लॉ है। तो जैसे यहाँ देखो ये तुम्हारे पास बार दिया हुआ है, तो इस बार को तुम कैसे हटाओगे, है ना। तो कहोगे कि मैम अभी तो पढ़े हम लोग कितनी बार इस्तेमाल किए डिमॉर्गन्स लॉ, ए डॉट बी का होल बार अगर हो तो अपन क्या लिखते हैं, ए बार प्लस बी बार, दिस इज योर डिमॉर्गन्स लॉ। और अगर ये प्लस के फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल बार, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग, ए बार डॉट बी बार, है ना। कि एक बार है ना कि जो तुम्हारा ए और डॉट रहता है प्लस रहता है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तुम यही बोलोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, कई बार किया हमने। तो मैं कहूंगी यस रियली इट इज एज मच सिंपल एज यू आर लुकिंग। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे देखो जब बार है तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा डॉट, और ए के ऊपर बार रहेगा। और बी सी पर तो देखो पहले से ही बार है तो एक और बार लगा दोगे, तो बात यहाँ समाप्त हो गई। थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, देखो जितना सिंपल मेरे साथ बोर्ड पर दिखता है इतना तुम्हारे लिए होगा नहीं जब तुम खुद से करोगे। तो इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल कि डू प्रैक्टिस वट एवर आई एम डूइंग हियर, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, है ना, खुद से करो उसको एक बार। अब देखो इस पर हम लोग कौन लॉ लगाएंगे, ए डबल बार हमेशा क्या होता है ए, तो बीसी पर जब डबल बार है तो वो क्या हो जाएगा, बीसी ही हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना, ए बार बी सी कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। तो लो मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे, ए बी बार प्लस ए बी सी, है ना। तो इसमें क्या है कि अब क्या करोगे, यहाँ डॉट है तो इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, तो कहोगे ऐसा कीजिए ना, ए बार बी सी लिखिए और डॉट ए बी बार लिखिए प्लस, ये प्लस तुम्हारा हो गया, फिर इसको लिखो ए बार बी सी डॉट ए बी सी। तो कहोगे ठीक है ये तो अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, देखो ए डॉट ए बार क्या पढ़े हो तुम लोग, कहोगे मैम हमेशा जीरो, आई नो इट। तो मैं कहूंगी ठीक है जब तुम जानते ही हो तो लिख दो, यहाँ ए है और ये ए बार है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक जीरो तो सब जीरो, क्योंकि जीरो के साथ अगर किसी भी चीज को डॉट करोगे तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा ना। ओके यस आई नो। फिर यहाँ पर भी देखो क्या है, तुम्हारा ए है और ए बार है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो डॉट समथिंग जीरो ही होगा। तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आउटपुट क्या मिला, जीरो। तो तुम देख रहे हो कि जो तुम बुलियन लॉ पढ़े हो अब तक, हाउ मच इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, समझ रहे हो ना कि क्यों मैं उस बुलियन अलजेब्रा के लॉ पर इतना फोकस कर रही थी, कि देखो वो होना जरूरी है। हमने यहाँ पर क्या किया है, बस उसी लॉ को तो जहां तक मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये जितना सरल तुम्हें दिख रहा है इतना सरलता से इसको मत लेना, इसको खुद से एक बार अपने आप से सिंप्लीफाई कर लेना कॉपी पर। जब एक बार खुद से कर लोगे तो फिर नो प्रॉब्लम। एक और सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन पे ही बहुत सुंदर सवाल हमको ये लगा, इसलिए तुम लोग के लिए लगा कि नहीं ये बनाना चाहिए। यहाँ देखो ए बी है लिखा हुआ, और ये तुम्हारा दिया हुआ है फंक्शन ए बार प्लस बी, ठीक है। फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। तो कहता है कि आप वैल्यू निकालो किसका, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, ठीक है, और फिर कॉमा जेड, ये क्या होगा ये तुमसे पूछा है। तो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो x प्लस वाई को क्या मान लो, a मान लो, है ना। देखो ये फंक्शन है ये फंक्शन है, तो x प्लस वाई को a मान लो और y को क्या मान लो, b मान लो, ठीक है। तो y को b मान लिया, तो अब क्या लिख सकते हो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, f ऑफ, पहले देखो
पहले किसको निकालेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इस वैल्यू को पुट करके पूरे इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसको लिख रही हूँ, ध्यान से समझना, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, ठीक है। अब इसकी तुलना किससे करो, इससे करो। एक्स प्लस वाई को क्या माना तुमने, ए, और वाई को क्या माना तुमने, बी। तो अब इस फंक्शन को तुम्हारे सवाल में गिवन क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ए एफ ऑफ ए कॉमा बी को क्या लिखा है तुमने, ए बार प्लस बी। तो यही काम यहाँ हम लोग भी करेंगे। तो यहाँ ए क्या है, तो कहोगे एक्स प्लस वाई, और क्या, तो एक्स प्लस वाई का क्या किया हमने, ए बार कर दिया, यहाँ ए के ऊपर बार है ना, इसीलिए। और बी के जगह देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, वाई है, तो यहाँ क्या लिख दिया तुमने, वाई। तो अब कहोगे अब क्या ही करोगे मैम, आप तो डिमॉर्गन्स लगाएंगी, तो हम कहेंगे यस, ये देखो ए प्लस बी का होल बार क्या पढ़े, ए बार डॉट बी बार यानी वाई बार प्लस वाई, है कि नहीं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो कहोगे कि एक्स बार प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई, ये रूल पढ़े ना हम लोग अलजेब्रा का, कि इसको इसके साथ करो प्लस, फिर डॉट इसको इसके साथ करो प्लस, यही किया ना। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, तो ये देखो तुम्हारा निकल गया एक्स बार प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं वाई बार प्लस वाई क्या होगा, ऑलवेज बी 1। एक भी अगर 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 0 होगा तो पहला 1 होगा, है ना, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो इसीलिए ये टर्म हो गया, क्लियर। तो अब देखो तुम क्या निकाले, तुम निकाले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, इसकी वैल्यू निकाल लिए तुम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब क्या करोगे, एफ ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, एक्स बार प्लस वाई कॉमा जेड, है ना, एक्स बार प्लस वाई कॉमा जेड। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये ए कॉमा बी है, अब ए कॉमा बी के ही रूप में इस फंक्शन को देखो ना, कहोगे मैम इसको ए मानिए पहले की तरह, इसको बी मानिए, तो मैं कहूंगी लो तुम्हारी बात मान लिया मैंने। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है प्रश्न में, ए बार प्लस बी, ए बार ए क्या है यहाँ, तो कहोगे एक्स बार प्लस वाई है, इसका होल बार कर लीजिए, प्लस क्या है, प्लस प्लस है, अब बी के जगह क्या है, जेड है, तो लिख दीजिए। अब क्या करोगे, कहोगे कि अब करना क्या है, इसको आप डिमॉर्गन फिर से लगाइए, बार है तो प्यार से डिमॉर्गन लगा दो, एक्स बार पहले से ऊपर से एक बार और हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा डॉट में, और बार क्या हो जाएगा वैसे ही, फिर ये जेड। तो कहोगे इसको और अच्छा से सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स डबल बार हमेशा क्या होगा, एक्स होगा, तो मैं कहूंगी ठीक है, और एक्स के बाद क्या होगा, वाई बार एज इट इज प्लस जेड। तो ये तुम्हारा फाइनली सिंप्लीफाई होके आया। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, लेकिन इसको देखो चाहे सवाल कितना भी कॉम्प्लेक्स बुलियन अलजेब्रा में करे, घबराना नहीं है। क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ ए बी दिया हुआ था, और इसको डिफाइन कैसे किया है, ए बार प्लस बी, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तुम्हारा प्रश्न है कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, इसका वैल्यू निकालिए। तो अपन क्या किए कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, ए के बराबर, और यहाँ वाई किसके जगह है, बी के जगह पर है ना। तो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए बार यहाँ क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई का बार, प्लस बी, यानी बी क्या है तुम्हारा, वाई, तो यहाँ वाई लिख दिया। फिर यहाँ क्या किया तुमने, डिमॉर्गन्स लगाया, एक्स प्लस वाई का होल बार क्या होता है, एक्स बार डॉट वाई बार, यहाँ प्लस है तो ये डॉट हो जाएगा प्लस वाई, है कि नहीं। फिर इसको क्या है, ये भी अपन रूल पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, डिमॉर्गन बुलियन अलजेब्रा का लॉ, कि इसको लिखो एक्स बार प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई, है कि नहीं। तो यहाँ देखो वही तो किया तुमने, एक्स बार प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई। तो ये वाई बार प्लस वाई हमेशा क्या होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, तो दैट इट बिकम्स 1। तो तुम्हारे पास क्या निकला, एक्स बार प्लस वाई, तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स बार प्लस वाई। ये जो वैल्यू निकला वो किसकी वैल्यू निकली, टू दिस वैल्यू। तुमने तो अभी सिर्फ इसको इवेल्युएट किया है, अंदर वाला एफ को, एक एफ तो अभी और बचा हुआ है, तो इस एफ को लिखो, और इसके जगह क्या वैल्यू तुम्हारे इवेल्युएट हुआ, एक्स बार प्लस वाई, तो तुमने यहाँ एक्स बार प्लस वाई लिख दिया, कॉमा क्या किया है, यहाँ जेड लिख दिया, इट्स गुड। तो यहाँ देखो फिर से ए बी के फॉर्म में आ गया ना, अब यहाँ ए ये हो गया, बी ये हो गया, है ना। फॉर्म से जो भी सवाल तुम्हारा दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें एक रिलेशन बिल्डअप करो। जब वो रिलेशन तुमको समझ में आ जाएगा तो फिर इस तरह से सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग फिर से रिलेशन बना लिए कि ठीक है हम इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए बार लिखेंगे यानी कि इसके बार एक्स बार प्लस वाई का होल बार, अब बी प्लस बी लिखेंगे यानी प्लस जेड लिखेंगे। अब ये जो होल बार है इसको क्या करोगे, एक्स डबल बार, और ये प्लस क्या हो जाएगा डॉट वाई बार प्लस जेड हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एक्स डबल बार हमको क्या मालूम है, एक्स और वाई बार प्लस
जेड। समझ में आया क्या? वेरी सिंपल। तो देखो कोई सा भी, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल का कोई अंत है नहीं, ठीक है ना। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान बस ये रखना है कि थोड़ा प्रैक्टिस करो ना। जो सवाल मैं बता रही हूँ सब के सब में कुछ ना कुछ खास ट्रिक है। तो ये सब कम से कम इतना सवाल तो तुम प्रैक्टिस कर ही कर लो, है ना। जो भी अपन बोर्ड पर करते हैं इसको तुम इस सवाल को सिर्फ नोट करके खुद से करो और फाइनल आंसर इससे मिलाओ, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी में अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या देखे हम लोग, देखे बुलियन अलजेब्रा का लॉ क्या क्या है, फिर उसको यूज करके हमने क्या किया, फंक्शन को कई सारे बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बुलियन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अभी जो तुमने बुलियन फंक्शन लिखा था उसको तुम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बुलियन फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप से किया जाता है, ठीक है। एक एक रिप्रेजेंटेशन को अपन कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल ठीक फॉर्म। है। और दूसरा कहोगे कि मैम कोई बात नहीं, मिनिमल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मिनिमल। हम लोग जो अभी काम कर रहे थे वो किस मिनिमल। पर काम कर रहे थे, मिनिमल फॉर्म पे काम कर रहे थे कि भाई जो एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ उसको छोटा से छोटा हम कितना छोटा लिख सकते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मिनिमल फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसमें जो होगा मिनिमल नंबर ऑफ लिटरल होंगे। मिनिमल फॉर्म में मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल। तुम कहोगे लिटरल्स क्या है, तो देखो लिटरल कुछ और नहीं है, जो तुम वेरिएबल यूज कर रहे थे, है ना, दैट इज कॉल्ड लिटरल। जैसे ए बी लिख रहे हो, चाहे सी बार डी लिख रहे हो, तो ये क्या है तुम्हारा, ए बी सी और डी, ये सब तुम्हारा क्या है, लिटरल। अब लिटरल जो है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीमेंट और दूसरा अनकम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर देखो ये अनकम्प्लीमेंटेड लिटरल है और ये भी अनकम्प्लीमेंटेड है, लेकिन सी बार जो है ये क्या है, सी कंप्लीमेंटेड लिटरल है। तो एक्सप्रेशन, तुम बुलियन एक्सप्रेशन कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड को मिला करके लिख सकते हो, तभी तो अभी तक लिख रहे थे, है ना। अब सवाल उठता है कि ये कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा। तो कहता है कि इसमें जो भी टर्म तुम्हारे हैं वो लिखोगे कि ऑल द टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल, ऑल द टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल। इसका मतलब देखो समझ में आ गया, तुम लोग को नहीं भी आया तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे जो टर्म होंगे वो क्या करेंगे, सभी के सभी वेरिएबल को कंटेन करेंगे, है ना, आइदर इन कम्प्लीमेंट्री फॉर्म और इन अनकम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, और इन अनकम्प्लीमेंट्री फॉर्म। जैसे देखो इसी को हम लिखते हैं जो अभी तुम्हारा उधर लिखा हुआ है, तो तुम्हारे को तुरंत समझ में आ जाएगा, या तो तुमको पहले से ही पता है, नहीं भी पता है तो बहुत सिंपल। ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इससे छोटा इसको तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को तुम कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बोलता है ये कि जितने टर्म है, तो यहाँ देखो कितने टर्म है, इसमें दो टर्म है। इसी एक्सप्रेशन को लिखते ताकि तुम इसको ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। तो इसमें दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। और क्या लिखता है कि ये जितने टर्म है वो सब टर्म क्या करेंगे, ऑल द टर्म कंटेन्स द वेरिएबल्स, कंटेन्स द वेरिएबल नहीं बल्कि कंटेन्स द ऑल वेरिएबल, ऑल द टर्म कंटेन्स द ऑल वेरिएबल, समझे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने वेरिएबल है, तो तुम कहोगे 4 वेरिएबल है, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो देखो ये टर्म क्या ये चारों वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं मैम, ये तो ए बी को कंटेन कर रहा है पर इसमें सी और डी तो है ही नहीं है। तो सी और डी को भी तुमको इसमें लिखना पड़ेगा। तो कहोगे अगर आप सी तो है नहीं और अगर आपने इसमें सी लिख दिया तो ये मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नहीं उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगी लिख सकते हैं जब हम इसमें बुलियन जो रूल्स है उसके तहत, तब ये वैलिड माना जाएगा। जैसे बुलियन रूल क्या कहता है, बुलियन लॉ की ए बी डॉट वन अगर आप कर दो तो ये ए बी ही रहेगा, तब तो कहोगे कि ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, तब तो आप लिख सकती हैं ए बी को ए बी डॉट वन। तो मैं तुमको फिर याद दिलाऊंगी
कि जो सी होता है या कोई भी वेरिएबल होता है उसका सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंटेड हमेशा क्या होगा 1, ए प्लस ए बार ऑलवेज 1, क्योंकि अगर ए तुम्हारा ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा तो भी ट्रू, प्लस में तो एक भी ट्रू है तो वो ट्रू ही होगा, तो बार भी रहेगा तो क्या होगा, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ट्रू होगा, कुल मिलाकर के एक ट्रू तो होना ही है, इसीलिए ये हमेशा ट्रू होगा। तो तुम कह रहे हो कि अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको ए बी डॉट 1 लिखिए और फिर आप कह रहे हैं कि 1 के जगह सी प्लस सी बार कर दीजिए, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही तुमने गेस किया है ना। फिर कहोगे कि तो इसी तरह आप 1 इसमें एक और डालिएगा, बोलेंगे यस, फिर क्या करिएगा, इसको भी आप क्या करिएगा सी प्लस सी बार और फिर डी प्लस डी बार लिख दीजिएगा। तब ये जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म फाइनल बन के आएगा इसको कर लेते हैं हम लोग, एक तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं, एक तो कर ही सकते हैं अपन, शुरुआती में सब कुछ टीचर को करना चाहिए, सो मैं कर रही हूँ। तो देखो ए बी सी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कहोगे कि तो इसको भी लिखिए ए बी सी बार, तो लो लिख दिया मैंने, फिर कहोगे इसको डी प्लस डी बार कर दीजिए, तो लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ए बी सी डी करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने प्लस, इसके साथ डॉट हो गया, फिर ये प्लस क्या होगा ए बी सी बार और क्या ये वाला डी डॉट है ना, ये डॉट के साथ डी बार। तो फाइनली तुम्हारे पास जो बन के आया क्या आया, ए बी को अगर तुम कैनोनिकल फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या होगा, ए बी का कैनोनिकल फॉर्म ये बन के आएगा, है कि नहीं। तो बोलोगे यस आई एग्री, क्योंकि आपने जो टर्म बनाया एक तो इसमें सारा मैम मैम डी से ए बी सी कम्प्लीमेंट वो नहीं होगा एंड। अच्छा हाँ होगा ना, ये तो इनकम्प्लीट हो गया, थैंक यू, यस 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 यस। देखो भाई ये तो इनकम्प्लीट हुआ, 4 टर्म बनेगा ना, ए बी सी डी एंड देन ए बी सी बार डी बार, डी किसको किससे कर दिया हमने, इसको इससे किया, ठीक है, और फिर मैंने इसको इससे कर दिया, ओह तेरी के, इसको सीक्वेंस में करो ना, चार टर्म तो आना ही है, दो दो टर्म 4 होगा ना, तो ये पहले इसको इससे कर दो फिर इसको इससे करो, तो लिखो इसको ए बी सी डी, फिर क्या हो जाएगा प्लस, इसी ए बी सी को ए डी बार के साथ करो, ए बी सी डी बार, यस मैंने एक ही करके छोड़ दिया ना, फिर इसको भी करो, जैसे इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इसको भी तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी बार डी प्लस इसको क्या करोगे ए बी सी बार डी बार, बिल्कुल करेक्ट, इस बार तो ठीक है, हो गई यस करेक्ट, 2 टर्म्स 4 टर्म्स बन गया, पहले मैंने एबीसी को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एबीसी को डी बार के साथ एंड किया, फिर प्लस लिखा है ना, फिर ए बी सी बार को डी के साथ एंड किया, फिर ए बी सी बार को डी बार के साथ एंड किया, अब तो एग्री यस। तो ये जो है तुम्हारा 4 टर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए बी का कैनोनिकल फॉर्म, समझ में आई बात, कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ए बी का, इसी तरीके से तुम किसका करोगे सी बार डी का, तो ये तुम खुद से कर लेना, सी बार डी को क्या करोगे, फिर इसमें ए प्लस ए बार पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके साथ एंड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं बी प्लस बी बार, फिर बी प्लस, समझ गया, एंड तो कुल बी मिलाकर, बार, हाँ कुल मिला करके ये तुम घर में खुद से कर लेना कॉपी पर, कुल मिला करके तुमको बुलियन जो एक्सप्रेशन है इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है ना, और बुलियन एक्सप्रेशन को किस टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहोगे मैम बुलियन फंक्शन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बताया, एक कैनोनिकल फॉर्म और दूसरा मिनिमल फॉर्म। तो मिनिमल फॉर्म में वो मिनिमल होता है कि हम लोग समझ गए भाई, उसमें लिटरल जो होंगे वो मिनिमम होंगे, एंड और जो भी ऑपरेटर है दैट विल आल्सो बी मिनिमल। लेकिन कैनोनिकल में क्या होगा कि ऑल टर्म विल कंटेन ऑल वेरिएबल, ऑल टर्म्स होगा, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग देख लिए है ना, तो इसकी जरूरत कई बार आगे भी अभी पढ़ने वाली है, तो फिर उसको देखेंगे, इस पे अब ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं जो बुलियन अलजेब्रा में डिजिटल लॉजिक में बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म है, दैट इज कॉल्ड मीन टर्म्स, है ना, और दूसरा क्या कहलाता है मैक्स टर्म्स, नाम सुना है तुमने, मैक्स टर्म्स,
है ना। तो मीन टर्म क्या होगा बेचारा, मीन होगा, ऐसे याद करके रखो ना, मीन होगा मतलब ये क्या होगा, एंडेड फॉर्म में होगा। और ये मैक्स होगा, फैला हुआ होगा, तो ये क्या होगा, और के टर्म में होगा। अब देखो ना, इसको लिखते हैं, जैसे ए डॉट बी लिखा तो ये बेचारा सिमटा हुआ है, ऐसे मैं याद रखती हूँ, तुम लोग भी ऐसे याद रख सकते हो। और ए प्लस बी थोड़ा फैला हुआ बड़ा सा लग रहा है कि नहीं तुम्हारा। तो जो एंड होता है वो हमेशा क्या होता है, मीन टर्म। और जो मैक्स होता है वो क्या होता है, और प्लस जो होता है वो क्या होता है, मैक्स टर्म। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक एग्जांपल लेकर के अब समझते हैं, ठीक। तो मान लो कोई 3 वेरिएबल हमने लिया, ठीक है। तो 3 वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन जनरेट करोगे, तो कहोगे मैम 3 वेरिएबल से 8 कर लेते हैं, मैक्सिमम इतना ही होगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, चलो ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिया हमने। अब इन तीनों से 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। कल भी कई बार किया हमने, 0 1 0 1 0 1 8 बारी लिखेंगे, 2 4 6 8 हो गया क्या, 2 4 6 8, वाह बहुत कम जगह में एडजस्ट हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा। बी में फिर क्या लिखोगे, 0 0 फिर 1 1 फिर क्या होगा 0 0 1 1 कहोगे मैम कुछ नहीं, आप तो यही करिएगा, 4 0 लिखिएगा तो लिख दीजिए, 4 1 लिख दीजिएगा, हम जानते हैं। तो हाँ जानते तो तुम लोग हो ही, तुम सब तो होशियार हो ही, ठीक है ना। अब क्या हम लोग पढ़े हैं कि मीन टर्म का रियलाइजेशन हमको करना है, इसको मीन टर्म रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात तो अपन समझ गए कि मीन टर्म मतलब प्रोडक्ट है कि नहीं। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, ए डॉट बी डॉट सी, अगर इन तीनों को मीन टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कहोगे, अभी तो आपने बोला मीन टर्म मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ए बी सी डॉट लिखिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सावधानी क्या बरतनी है कि मीन टर्म जो होता है उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 आनी चाहिए, ठीक ना। तो तुम ये 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग मीन टर्म लिख रहे हो, तो अगर तुम इसी फॉर्म में लिख दोगे तब तो ये 0 हो जाएगा ना। तो मीन टर्म ऑलवेज बी 1, दिस शुड बी रिमेम्बर। मीन टर्म के साथ दो ही बात तुम्हें याद रखनी है, एक तो ये कि मीन टर्म को एंड गेट से रियलाइज करेंगे, और दूसरा कि इसका जो आउटपुट होगा, चाहे इनपुट कुछ भी दो, इसका आउटपुट ऑलवेज बी 1। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो तुम कहोगे मैम बहुत आसान, हम लोग समझ गए। तो समझ क्या गया, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ए 0 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मीन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि 0 तुम्हारा क्या हो गया 1 1 डॉट, बी फिर 0 है तो ये भी क्या हो गया 1 डॉट 1, सी 0 है तो ये भी क्या हो गया 1। तो फाइनल आउटकम तुम्हारा क्या हुआ 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मीन टर्म में तुमको 2 बात याद रखना हुआ कि इसका एक तो आउटकम हमेशा क्या होना चाहिए 1, और दूसरा क्या याद रखोगे, दूसरा तुम ये याद रखोगे, बोलो क्या याद रखोगे कि हाँ एंड के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं। तो वेरी सिंपल, याद रह गया। अब इसी तरीके से कहोगे मैम तब तो आप इसको लिखिएगा ए बी सी, सी को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन चूंकि ये दोनों 0 है तो आप इसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखिएगा। तो मैं कहूंगी बात तो तुम लोग सही बोल रहे हो। फिर कहोगे कि इसको भी लिखिए, तब ए बी सी, और ये चूंकि 2 0 0 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। तुम लोग समझ गए सब मिलके। तो ये बी सी है, ये 0 है तो सिर्फ इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, मैं एग्री हूँ तुम्हारी बात से। फिर कहोगे ए बी सी है तो ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा क्योंकि ये 0 है। फिर ये ए बी सी है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा क्योंकि बी 0 है। और अभी हम लोग जान गए हैं कि मीन टर्म हमेशा 1 होता है, तो इसको ए बी सी ही छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या है 1 है। तो हम कहेंगे बात तो सही है। लेकिन इसको देखो, मीन टर्म को जो डिनोट करने का तरीका है, इसको पहले को लिखा जाता है m0, गौर से देखना ये स्मॉल में लिखा है, विजिबल है ना, बहुत छोटा लिखा है मैंने। इसको लिखा जाता है m1, दूसरे टर्म को m2, फिर क्या हो गया m3, M2 m4, कहोगे इसको लिखिए m5, इसको लिखिए m6, M5 ठीक है ना। तो क्या तुमने समझा कि मीन टर्म जो है उसमें 2 बात तुम लोग हमेशा याद रखें, एक तो ये कि मीन टर्म हमेशा एंडेड होता है, दूसरा मीन टर्म का प्रोडक्ट हमेशा, या एंड बोलने के बजाय इसको ना कई बुक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता है। देखो विवाद मत करना कि मैम आप एंडेड एंडेड बोल रही थी, अब बुक में तो प्रोडक्ट लिखा हुआ, आपने गलत बताया, नहीं सॉरी, ऐसा मत ब्लेम करना। इसको एंड भी बोल सकते हो, इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ज्यादातर जगहों पे प्रोडक्ट फॉर्म ही इसको बोला है, ठीक ना। तो लेकिन ये रियलाइज जब करोगे तो एंड गेट से करोगे, और ऐसे इसको प्रोडक्ट फॉर्म कहा जाता है। और ये फॉर्म का जो आउटपुट है दैट शुड बी ऑलवेज, दैट मस्ट बी ऑलवेज 1।
दैट इज वाई कि जीरो को हम हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या याद रखेंगे कि मीन टर्म को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जैसे इसमें 7 टर्म है तो स्मॉल m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या है तुम्हारा नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म। इसके बाद जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्स टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया तुम्हारा मीन टर्म, दूसरा हो गया तुम्हारा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को क्या याद रखोगे, इसका उलट। इसका उलट क्या कि मैक्स टर्म जो होता है ये सम टर्म होता है। सम टर्म होता है तो इसको और टर्म बोलोगे। तो कहोगे अच्छा तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे इसमें a डॉट b डॉट c लिखे थे तो इसमें अब a प्लस b प्लस c लिखेंगे। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही पकड़े तुम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c ही लिखेंगे। लेकिन अब मजेदार बात याद क्या रखोगे कि जैसे मीन टर्म का रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। मैक्स टर्म का आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो कहोगे वाह ये तो अच्छा है, आपका तो a प्लस बी प्लस सी तो ये तो सब 0 आएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही, मैं इसको सच में ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 0। तो मैक्स टर्म का आउटपुट हमेशा 0 आना चाहिए और मीन टर्म का हमेशा आउटपुट 1 आना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर इट, ओके। तो फिर कहोगे अच्छा तो आप इसको भी ऐसे ही लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हम कहेंगे ठीक, लेकिन इस बार क्या करेंगे, यहाँ c 1 है तो इसको किल कर दो, 0 कर दो। किल कर दो मतलब इसको उल्टा कर दो, 0 कर दो, है ना। तो अब फिर से ये 0 हो गया कि नहीं, देखो 0 प्लस 0, ये बेचारा 1 था यहाँ तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, 0। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 0। दैट इज वाई। फिर इसको लिखोगे तुम a प्लस बी प्लस सी। तो कहोगे कि मैम इस बार आप b को 1 कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो हम कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ 1 है तो लो मैं कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक बार सबको b प्लस सी लिख देती हूँ, ठीक ना। फिर देख लेते हैं कहाँ बार देना है कहाँ नहीं देना है। अब मैं तो क्या ही करूं, ये देखो लिख दिया ना मैंने, कितना हुआ, 2 2 4 2 6, 2 और लिखना है हमको, है ना। तो b प्लस सी और b प्लस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या, अरे इसमें तो सबका सब 1 है। तो कहोगे वाह तब तो सब पर आप बार देंगे। तो यस, सब पे बार नहीं दूंगी तो ये 0 हो ही नहीं पाएगा। तो सब पे बार हमने दे दिया, तो जब सब पे बार दे दिया तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा 0 हो गया। अब फिर क्या कहोगे, कहोगे कि अब तो आप क्या करिएगा, इसमें तो इसमें क्या है कि 1 1 2 बार है तो इन दोनों को आप बार कीजिएगा, ठीक, यस। और सी तो ऑलरेडी 0 है तो उसको छोड़ दीजिएगा, हाँ। फिर क्या करिएगा, ए और सी को बार कीजिएगा, देख लेना भाई, है ना। और बी को एज इट इज छोड़िएगा क्योंकि बी ऑलरेडी 0 है। फिर ए को क्या करिएगा, ए बार करिएगा, बी सी को एज इट इज छोड़िएगा, छोड़ दिया हमने। फिर क्या करिएगा, इसमें देखो 0 है और ये दोनों 1 1 है तो इन दोनों पर हमने बार कर दिया। कुल मिला के तुमको हर हाल में इसका जो सम है दिस मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तुम्हें फिर याद क्या रखना है, जैसे इसको स्मॉल लेटर से तुम दिखाए हो टर्म को, इसको किससे दिखाओगे, इसको कैपिटल लेटर से दिखाओगे, m0 इसको रिप्रेजेंट करोगे m1, इसको रिप्रेजेंट करोगे m2, इसको रिप्रेजेंट करोगे m3, इसको m4 कैपिटल से, m5 m6। देखो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस तो रखोगे तभी पता चलेगा कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन टर्म एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्स टर्म। वेरी क्लियर। तो अभी जो तुमने पढ़ा तो 2 चीज हमने तुमको बताया, बहुत काम की चीज हमने बताया, डोंट टेक लाइटली। जरूर अपने कॉपी पर इसको नोट बनाओगे साफ सुथरा लिख करके, है ना, कि जो है तुम्हारा मीन टर्म क्या हुआ, मैक्स टर्म क्या हुआ। इसको बनाने में ध्यान क्या रखना है, बहुत माइन्यूटली। मीन टर्म हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और उसका रिजल्ट हमेशा इस तरह से कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड को मिला के लिटरल को लिखोगे कि दिस मस्ट बी ऑलवेज बी 1। मैक्स टर्म तुमको सम के फॉर्म में लिखना है और इसमें भी ऐसे कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड लिटरल को सेट करोगे कि इसका रिजल्ट ऑलवेज बी 0। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि मीन टर्म ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल m और मैक्स टर्म ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल M। क्लियर। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, जो तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन हर जगह तुमको चलेगा। जब तुम सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ोगे तब, जब के मैप पढ़ोगे तब, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ोगे तब, है ना। तो इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर वेरिएबल 3 है तो मीन या मैक्स टर्म कितना होगा। तो कहोगे ये पूछने वाली क्या बात है, 2 to the power 3, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन होगा तो मीन और मैक्स टर्म भी मैक्सिमम 8 जनरेट होगा। सिमिलरली अगर वेरिएबल 4 है तो आप कहोगे कि 16 हो जाएगा, है ना। तो ये तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को लग रहा है ना।
अच्छा, उसके बाद जो है तुम्हारा 5 मिनट का और समय है अपने पास। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, तो कहोगे ये क्या बताना है? ये तो हम लोग नाम से ही हमने पकड़ लिया। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? ये सम के फॉर्म में रहेगा और सब सम का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं? कि कुछ गलत लिख दिया? प्रोडक्ट उल्टा लिख दिया? नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट का सम होना चाहिए, है ना? यस मैम। प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट का सम, अंग्रेजी का उल्टा हिंदी हो जाता है, नहीं? तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम। देखो भाई, ऐसे याद रखना है ना, प्रोडक्ट का सम। देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, अब इसको क्या करना है? किस फॉर्म में? सम के फॉर्म में। तो ए बी बार प्लस ये क्या हो गया? ए सी। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो तुम कहोगे बिल्कुल नहीं। अभी अभी तो आपने बोला था कि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होता तो मिनिमल हर टर्म में हर वेरिएबल होता। लेकिन यहाँ तो चलो भाई तीनों वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कौन सा मिसिंग है? कहोगे सी। यहाँ कौन सा वेरिएबल? सी बी। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो बी है मिनिमल फॉर्म का है। देखो बुलियन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन 2 पढ़ा हमने, है ना? तो वो ये मिनिमल फॉर्म में। अब ये फिर क्या हो रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। मिनिमल में भी ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है तुम्हारा? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। अब इसका कोई सा भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। देखो ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है और इसको भी, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, और दोनों का ये क्या है? सम है। तो अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो सेट थ्योरी से ये शब्द आया हुआ है, डिसजंक्टिव है ना, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, है ना? अगर तुम्हारे पास सभी इसी तरीके से लिखे रहेंगे तो इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया ना? और इसको जब तुम रियलाइज करोगे तो ये कैसा बनेगा? एंड और इन्वर्टर जैसा बनेगा। एंड और गेट लगेगा कि नहीं? देखो तो जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो एंड है ना, सब पहले एंड है, और फिर उसके बाद सबको क्या किए हो? और किए हो। सही बात है कि नहीं? तो ये जो डिसजंक्टिव और कंजंक्टिव शब्द कहाँ से आया? एंड और के लिए किसमें प्रयोग होता है बताओ? सेट थ्योरी से ही आया हुआ है ना? तो कोई नया नाम सेट में, हाँ, ये इसमें कोई नया नाम तो है नहीं बाबू। तो अब देखो इसको अगर सिंपल देख लेते हैं हम। टाइम थोड़ा सा, कितना मिनट बच रहा है? नाउ वी हैव 4 मिनट। तो एक मजेदार काम और कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। देखो शांति बनाए रखो। अब इसमें चूंकि हम लोग थोड़ा मीन टर्म मैक्स टर्म को समझ लिए हैं, तो अब देखो मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रूथ टेबल दिया हुआ है एबीसी का। तो कहोगे मैम ये तो फिर 8 कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही। हम बोलेंगे ठीक है, ट्रूथ टेबल है, 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन, 2 2 4 2 6 2 8। फिर इसमें भी 2, इधर 2 2 4 2 8, ठीक है। फिर इधर हो गया 4 और फिर इधर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो 4 4 8 हो गए। अब इसमें देखो आउटपुट मान लो तुमको पहले से गिवन है, क्या दिया हुआ है? पहला 0 है, फिर 0 है, और फिर क्या है? 1 है, और फिर क्या है? 0 है, फिर क्या है? 111 है, ठीक है। तो तुमसे पूछा है कि इसको सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में लिखो। किसके एक्सप्रेशन में लिखो? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट अंग्रेजी का हिंदी उल्टा करो। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट के टर्म में, और सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। ये इस बार ठीक लिखा ना मैंने? बोलो, कहोगे यस मैम इस बार आपने? यस मैम। तो प्रोडक्ट के टर्म में मतलब क्या? प्रोडक्ट टर्म मतलब क्या? मीन टर्म। प्रोडक्ट टर्म किसको कहते हो? मीन टर्म। और याद करो मीन टर्म में हम लोग को किसमें होता है? लिसन मी केयरफुली। मीन टर्म में एंड यस एंड, और वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज बी 1। तो तुम जो है इसमें 1 होना चाहिए, 1 वाला टर्म तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, जिसका आउटपुट क्या आया है? 1 आया है कि नहीं? तो देखो ये जो टर्म है ये कहाँ कहाँ पर, इसको पहले 0 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, 5th और 6th और 7th स्मॉल में डिनोट करना, हम ऐसे लिख दिया। तो ये कौन कौन 1 है? देखो 3 पर 1 है, 5 पर 1 है, 6 पर 1 है, 7 पर 1 है। तो अगर ये सम ऑफ प्रोडक्ट को तुमको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में फंक्शन को, तो तुम क्या लिखोगे कि फंक्शन जो है वो एबीसी का है और ये रिप्रेजेंट जो है मीन टर्म का सम है। तो सम देखो समेशन होता है ना, हमेशा ऐसे लिखते हो ना याद रखने के लिए। और प्रोडक्ट टर्म के लिए क्या बोला? स्मॉल एम बोला कि नहीं मैंने? तो स्मॉल एम में कौन कौन तुम्हारा 1 है वही ना इसमें इंक्लूड होगा। तो कहोगे मैम 3 1 है, 5 1 है, और कौन 1 है? 6 1 है, 7 1 है। बोलो 6 7
सही है कि नहीं है? सही है ना? या Yes, तो ma'am. इसको तुम ऐसे लिखो, हाँ नीचे जगह भी मेरे पास, या फिर तुम कैसे लिखोगे, तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, M3 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। किसी को मेरी बात M7. हाँ कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना? फिर तुम इसको और कैसे रियलाइज कर सकते हो, तो कहोगे मैम कुछ घबराना नहीं है, हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। देखो एक तो ये है A बार, M3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A बार BC, A सिर्फ 0 है, A बार BC, है ना? है ना? फिर M5 को कैसे Yes. represent करोगे, M5 मतलब ये यानी A B बार C, है ना? A B बार C, जो 0 होता है सिर्फ उसको कंप्लीमेंट करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, M6 को कैसे करोगे, A B C बार, है कि नहीं? और इसमें तो प्यार से सबको वैसे ही छोड़ दोगे, A B C बार। क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट टर्म हमेशा हमको 1 चाहिए, तो जो 0 है उसको अगर बार नहीं करोगे तो मामला तो गड़बड़ कर ही देगा। तो देखो भाई, तुम्हारा ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसको क्या कहते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्यार से लिख लो सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो तुमको अगर कोई ट्रूथ टेबल दिया रहे तो भी तुमको पता पड़ रहा है क्या है कहानी, और अगर इस ट्रूथ टेबल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ तुमको ये फॉर्म दिया हुआ है तो भी तुमको पता पड़ जाएगा कि ये ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, है कि नहीं? सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना? Yes, ma'am. ये टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टर्म ओनली आर 1, तो ये 1 या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सब एक ही है। क्लियर? मजा आया कि नहीं? खूब मजा आया ना? चलो Yes. बहुत मजा मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम आप।